ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर जब एक तरफ दुनिया के लोग इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इस जंग में कौन जीता, कौन हारा, किसका पल्ला भारी रहा, किसका हल्का, तो दूसरी तरफ वो उसी वक्त एक खतरनाक उबलते हुए लाभे को इग्नोर कर रहे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बहरीन की। बहरीन देश एक उबलता हुआ लावा है कि जो कभी भी फट सकता है। आसान ज़बान में कहें तो एक्सपर्ट्स अब इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो जंग कभी अमेरिका ने इस इरादे के साथ शुरू की थी कि उसको ईरान में रिजीम चेंज करना है, तो उस जंग की वजह से अब वाकई अगर इस इलाके में कहीं पर रिजीम चेंज हो सकती है, तो वह देश बहरीन ही है। आप में से वैसे बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस तो ऑलरेडी देख ही ली होंगी, जिन वीडियोस में देखा जा सकता था कि जब ईरान की तरफ से बहरीन के ऊपर हमले किए जा रहे थे, तो नीचे खड़े हुए जो बहरीन के ही लोग थे, वो खुशियां मना रहे थे या अली या हैदर जैसे नारे लगा रहे थे। और तब से ही दुनिया भर के लोगों के दिमाग में यह हैरान कर देने वाला सवाल आने लगा था कि आखिर कैसे लोग अपने ही देश के ऊपर होने वाले खतरनाक हमले का जश्न मना सकते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी आपको देंगे और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बहरीन के ऊपर एक ऐसा ऐसा खानदान लगातार कैसे हुकूमत कर सकता है, वो भी पिछले 2 से 300 साल से, कि जिस खानदान को देश के लगभग 70 से 80% लोग पसंद ही नहीं करते हैं। और फिर सवाल यह भी कि आखिर यह लोग इस खानदान को पसंद करते क्यों नहीं हैं? तो चलिए ऐसे सारे ही सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज बहरीन के इतिहास के भी कुछ पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं। कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करें, तो आप में से बहुत सारे लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि यह जो बहरीन देश है, कि जो समुद्र के बीचों बीच एक टापू की शक्ल में मौजूद है, इसके ऊपर ईरान क्लेम करता है। जी हाँ, ईरान का लंबे वक्त से ही यह दावा रहा है कि बहरीन नाम का यह जो टापू है, यह ईरान से बिलोंग करता है, ईरान का ही पार्ट है और आज नहीं तो कल ईरान इसको दोबारा से अपने देश में मिला लेगा। और ऐसा दावा करने के पीछे वजह यही है कि अगर इतिहास पर भी नजर डाली जाए, तो इतिहास में ज्यादातर वक्त यह टापू दरअसल ईरान का ही हिस्सा रहा है। मतलब ईरान के इलाके में जो बड़ी-बड़ी सल्तनतें कायम हुई, रियासतें कायम हुई, यह टापू उन्हीं के ही अंडर में आया करता था। मगर पिछले लगभग सवा 5 साल से, यानी कि 1783 से यह इलाका अरबों के अंडर में है, बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि उस अल खलीफा फैमिली के अंडर में है, कि जो आज भी इसके ऊपर राज कर रही है। अब बहरीन के ऊपर राज करने वाला ये जो खानदान है, जिसको दुनिया में अल खलीफा फैमिली कहा जाता है, अगर पीछे जाया जाए तो इस खानदान का ताल्लुक आज के बहरीन से नहीं, बल्कि सऊदी अरबिया के नजद के इलाके से हुआ करता था। जी हाँ, सऊदी अरबिया का वही इलाका, कि जिस इलाके से ही वो आले सऊद फैमिली भी बिलोंग करती है, कि जो आज सऊदी अरबिया पर राज करती है। यही वजह है कि आज की डेट में बहरीन का ये खानदान दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा क्लोज है, तो वो यही आले सऊद फैमिली है। हम यह भी कह सकते हैं कि पिछले एक लंबे वक्त से बहुत सारे उतार चढ़ाव के बावजूद भी अल खलीफा फैमिली जो बहरीन पर राज करने में कामयाब हो पाई है, उसके पीछे सऊदी अरबिया की सपोर्ट का सबसे अहम किरदार है। अब बारी आती है बहरीन से जुड़े हुए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर की। दरअसल बहरीन की जो भी टोटल आबादी है, उसमें से 70% के करीब लोग शिया मुसलमान हैं, जबकि ये जो अल खलीफा फैमिली है जो बहरीन पर राज कर रही है, इसका ताल्लुक सुन्नी ग्रुप से है। तो अब जब ईरान इस जमीन को लेकर भी यह दावा करता है कि वो ऐतिहासिक तौर पर उसकी है, साथ ही साथ इस जमीन पर रहने वाले लोग, जैसा कि हमने बताया, कि 70% से भी ज्यादा शिया हैं, जो विचार के मामले में बहरीन की रॉयल फैमिली के मुकाबले में ईरान से ज्यादा क्लोज हैं। तो इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए ही अल खलीफा फैमिली हमेशा से ही अपनी हुकूमत को लेकर खतरा महसूस करती है, और इसी खतरे से बचने के लिए उसने हमेशा बाहर की ताकतों से मदद ली है। सबसे पहले तो 19वीं सदी की बिल्कुल शुरुआत में, मतलब बहरीन के ऊपर राज कायम होने के कुछ दशकों के बाद ही, इन्होंने ब्रिटेन से हाथ मिलाया, जिसने फिर अल खलीफा फैमिली को लंबे वक्त तक ना सिर्फ बाहरी दुश्मनों से प्रोटेक्ट किया, बल्कि अंदर यह जो बगावत का खतरा मंडराता रहता था, इससे निपटने में भी बहुत मदद की।
अगले एक लंबे वक्त तक सब कुछ यूं ही चला, मगर फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटेन एक सुपर पावर नहीं रहा और उसने दुनिया के अलग अलग इलाकों को बारी बारी से छोड़ना शुरू किया और फिर बहरीन को भी छोड़ा, तो कुछ वक्त के बाद ही बहरीन ने अपनी हिफाजत की खातिर एक बार फिर से एक बाहरी बड़ी ताकत मतलब कि अमेरिका से हाथ मिलाया और आसपास के बाकी छोटे बड़े अरब देशों की तरह अपने यहाँ पर उसने भी यूएस को ना सिर्फ मिलिट्री अड्डे दिए बल्कि हजारों की तादाद में उसके फौजियों को भी यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी। जाहिर है अमेरिकी फौजी अड्डे का या उसके फौजियों का बहरीन में आने का सीधा मतलब यही था कि अमेरिका अब बहरीन की ना सिर्फ बाहरी दुश्मन मतलब कि ईरान से हिफाजत करेगा बल्कि अंदर ये जो एक बड़ी आबादी है जिससे उसको खतरा सताता रहता है कि यह कभी भी उसकी हुकूमत का तख्ता पलट कर देगी, उनको भी दबाने में और मैनेज करने में बहरीन के इस खानदान की मदद करेगा। मगर दोस्तों, इस खानदान को लेकर बहरीन की एक बड़ी आबादी के दिलों में जो नफरत पाई जाती थी, वह अमेरिका के बहरीन की जमीन पर आ जाने के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई। देश की बड़ी शिया आबादी की जो काफी हद तक अपने दिलों में ईरान को लेकर हमदर्दी रखती है, उसने जब अपनी जमीन के ऊपर ईरान के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के कदमों को देखा तो वह गुस्से से लाल हो गए। दूसरी तरफ ने हुकूमत करने वाली यह खलीफा जो फै फैमिली है, इसने भी इन तमाम मामलों को दबाने के लिए और सब कुछ बैलेंस करने के लिए अपने ही लोगों पर क्रैकडाउन करना भी शुरू कर दिया। अब बहरीन के हालात ऐसे हो गए कि अगर कोई भी आम इंसान वहां पर हुकूमत के खिलाफ खड़ा होता है या किसी मामले पर प्रोटेस्ट करता है, तो फौरन ही उसको जेल हो जाएगी या मौत की सजा दे दी जाएगी या फिर उसकी नागरिकता को खत्म करके उसको बहरीन से ही निकाल दिया जाएगा। जी हां, कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2012 से लेकर अब तक सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जिनकी सिटीजनशिप छीन ली गई, सिर्फ इस वजह से कि या तो उन्होंने हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया या फिर उनके ऊपर लोगों को उकसाने का इल्जाम था। वैसे यहाँ पर साल 2011 के मामले को जिक्र करना भी जरूरी है और वो ये है कि जैसा कि आपको याद ही होगा कि 2011 में अरब स्प्रिंग आया था, मतलब अरब के बहुत सारे अलग अलग देशों में लोगों ने हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना शुरू किया था। बहुत सारे देशों में हुकूमतें गिर भी गई थीं। तो बिल्कुल उसी वक्त ही ऐसे माहौल को देखते हुए बहरीन की भी जो बड़ी शिया आबादी है वह सड़कों पर आ गई थी और अपनी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगी थी। हालात धीरे-धीरे काफ़ी खराब होते जा रहे थे और अल खलीफा फैमिली को यह खतरा भी सताने लगा था कि कहीं उनका तख्ता पलट ना हो जाए। बस ऐसे ही माहौल में फ़ौरन सऊदी अरबिया और यूएई मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपनी फ़ौज भेजी और पूरी ताकत के साथ बहरीन में हुकूमत के खिलाफ उठने वाले इस मूवमेंट को कुचल दिया गया। बेशुमार लोगों को पकड़-पकड़ कर जेल में डाला गया। बहुत सारे लोगों को मौत की सजा सुना दी गई, तो कुछ लोगों की सिटीजनशिप छीनकर उनको बहरीन से डिपोर्ट कर दिया गया और तब से लेकर अब तक लगातार बहरीन की जो शिया आबादी है उनके दिलों में हुकूमत को लेकर नफरत और हुकूमत का इस आबादी के ऊपर क्रैकडाउन, दोनों ही चीजें लगातार बढ़ती गई हैं। बची कुछ कसर 2020 में होने वाले अब्राहम अकॉर्ड ने पूरी कर दी, जिस डील के तहत ही यूएई की तरह ही बहरीन ने भी इजराइल को मान्यता देते हुए उसे दोस्ती कर ली थी। और फिर फरवरी 2026 में शुरू होने वाली ईरान वर्सेस अमेरिका की जंग ने तो सारी हदें पार कर दी, क्योंकि यह पहला मौका था कि जब दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि बहरीन के अंदर क्या कुछ चल रहा है। लोगों को यह अंदाजा हुआ कि पिछले एक लंबे वक्त से उनको जो कुछ भी ईरान के बारे में बताया जा रहा था, वो सब कुछ तो दरअसल बहरीन की हकीकत है। मतलब लोग ईरान में रिजीम चैन चाहते हो या ना चाहते हो, लेकिन बहरीन में ज़रूर चाहते हैं क्योंकि खुल्ला मखला उनकी वीडियोज़ आ रही थी। जबकि दूसरी तरफ ईरान से इस तरह की कोई भी वीडियोज़ नहीं आ रही थी ईरान की तरफ से। अमेरिका के हमले के जवाब में जब भी बहरीन के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही थी, तो हमेशा ऐसे ही वीडियोस नजर आ रहे थे कि जिनमें नीचे खड़े हुए लोग के जो वीडियोस बना रहे थे वो खुशियां मना रहे थे। और जाहिर है यह सब लोग कोई ईरान के तो थे नहीं, ना कहीं और के थे, बल्कि बहरीन के लोग थे। जाहिर है फिर से एक बार वही हुआ कि जो बहरीन की हुकूमत वक्तव्य पर हमेशा से ही करती आई है।
मतलब उसने इन लोगों पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। वीडियोस, फोटो तो वहां से आने बंद हुए ही, साथ अब ऐसे तमाम लोगों को चुन चुनकर पकड़कर जेल में डाला जाने लगा। खास तौर से सैयद मोहम्मद अल मुसावी का जो मामला था, उससे तो माहौल हद से ज्यादा गर्म हो गया और उसको इंटरनेशनल मीडिया में भी खूब कवर किया गया। हुआ यह था कि एक 30 साल का बहरीन का नौजवान था कि जिसका शिया कम्युनिटी से ताल्लुक था, उसको बाहरी हुकूमत की तरफ से मार्च में इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया कि वो जंग के दौरान आईआरजीसी, मतलब ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। कुछ दिन तक उसको जेल में रखा गया और फिर अचानक से उसकी मौत की खबर आई। जब उसकी बॉडी वापस आई तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उसकी बॉडी को देखकर क्लियरली पता चल रहा था कि उसको हद से ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। एक बार फिर से माहौल हद से ज्यादा गर्म होने लगा था। शिया कम्युनिटी की तरफ से प्रोटेस्ट वगैरह शुरू भी हो गए थे, मगर क्योंकि जंग का माहौल था, ऑन रेडी क्रैकडाउन चल रहा था, हुकूमत ने यह क्रैकडाउन और भी बढ़ाया और इन तमाम लोगों को खामोश होना पड़ा। तो कुल मिलाकर अब किस्सा मुख्तसर यह है कि पिछले कई दशकों से ही बहरीन के हालात ऐसे ही हैं। मतलब वहाँ की जो 70 से 80% आबादी है, वह अपनी हुकूमत से हद से ज़्यादा नफरत करती है, और दूसरी तरफ जो हुकूमत है, वो एक भारी भरकम क्रैकडाउन के ज़रिए से अपना वजूद बाकी रखे हुए हैं। और इसीलिए ही हमने आपसे बिल्कुल शुरू में कहा था कि बहरीन की जो हालत है, वह एक उबलते हुए लाभे की तरह है। मतलब कभी भी यह अचानक से फट सकता है, और जब फटेगा तो समझो लम्हों में ही सब कुछ बदल जाएगा आज के लिए। बस इतना ही। बाकी जाते-जाते अगर यह वीडियो आप लोगों को इन्फेटिव लगी हो, तो लाइक ज़रूर करते जाएँ। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।